आयन, यानी कि एक आयन दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिला हो सकता है। जैसे बात करें हम क्लोराइड की, तो क्लोराइड है वो एक परमाणु से बना हुआ ऋण आयन। क्लोराइड है वो एक परमाणु से बना हुआ ऋण आयन है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे सल्फेट की बात करें, सल्फेट, तो सल्फेट में क्या है, एक सल्फर का परमाणु है, 4 ऑक्सीजन के परमाणु है, तो इसको बहुपरमाणु कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक परमाणु इसके अंदर हो गए तो इसको बहुपरमाणु आयन कहेंगे। तो कुछ आयन हमारे पास एक परमाणु को होते हैं, कुछ आयन बहुपरमाणु को होते हैं। इसी तरह से धनायन की बात करें तो अमोनियम, अमोनियम में एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये धनायन भी बहुपरमाणुक है। तो धनायन भी बहुपरमाणुक हो सकते हैं, ऋणायन भी बहुपरमाणुक हो सकते हैं। जब आप बहुपरमाणुक के लिए अणुसूत्र बनाएंगे तो उसकी संख्या को, बहुपरमाणुक आयन की संख्या को व्यक्त करने के लिए ब्रैकेट लगाकर उसके नीचे संख्या लिखते हैं। ब्रैकेट लगाया जाता है, उसके बाद संख्या लिखते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो OH है वो बहुपरमाणुक है। कैल्शियम है वो तो एक परमाणु से बना हुआ है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुपरमाणुक है। तो उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, ब्रैकेट लगा रखा है। हमने लिखा है 2, तो 2 को हम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, पहले ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद संख्या को लिखेंगे। संख्या कितनी होगी हमारे पास ऋणायन की, 2। तो जब भी बहुपरमाणुक आयनों को हम लिखते हैं अणुसूत्र में तो उसकी संख्या को व्यक्त करने के लिए ब्रैकेट के बाहर हम संख्या को लिखते हैं। क्लियर हुआ? नीचे एग्जांपल दे रखा है, नीचे एग्जांपल दे रखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हमने जो अमोनियम है, अमोनियम सल्फेट है, जो अमोनियम है उसकी संख्या को व्यक्त करने के लिए हमने क्या लिखा है, 2 अमोनियम है और सल्फेट तो एक ही है, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक तो अंडरस्टूड होता ही है। अगर कोई आयन लिखा हुआ है तो कम से कम एक तो वो होगा ही। तो एक संख्या को नहीं लिखा जाता कभी भी, एक से अधिक जब संख्या होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर द्वारा और वो संख्या लिखी जाती है। तो यहाँ पर अमोनियम है, अमोनियम जो आयन है उनकी संख्या कितनी है, 2। तो संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं, ब्रैकेट का। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखते, ब्रैकेट नहीं लिखते तो क्या हो जाता, ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी था बताइए? अगर आप अमोनियम पर ब्रैकेट नहीं लगाएं, डायरेक्ट संख्या लिख दें तो कोई समस्या हो जाएगी क्या? NH2 और SO4 का जो वैलेंसी होगी वो मतलब अपोजिट नहीं होगी, आवेश संतुलित नहीं हो पाएगा इस वजह से। नहीं, 2 लिख देंगे, बस ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। ब्रैकेट से आवेश पर क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, उसमें वो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी, वो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा अगर नहीं ब्रैकेट लगाएंगे तो। 6 नहीं हो जाएगा, 6 कहाँ हो जाएगा? नहीं सर, 6 कैसे? हाइड्रोजन 4 8 होगा, 8 हो जाएगा। 8 कैसे हो जाएगा? जब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 42 हो जाएंगे। हाँ वो ऐड हो जाएगा। नहीं हम सोचे बीच में अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो नहीं, तो नहीं लगा तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी। हम तो डायरेक्ट संख्या लिख देते हैं ना, मल्टीप्लाई कर रहे ना कुछ कर रहे हैं, हम तो संख्या लिखेंगे, लेकिन संख्या लिखेंगे तो 42 हाइड्रोजन दिखाई देंगे। हाँ हाइड्रोजन 42 हो जाएगा। तो ऐसे कंफ्यूजन को रोकने के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। ब्रैकेट का यूज क्यों करते हैं, बस वो मैं यही इंडिकेट करना चाह रहा था। अगर नहीं किया तो वो परमाणु की संख्या और पूरे मिलाकर बहुत ज्यादा संख्या शो होगी, जिससे हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए हम ब्रैकेट लगाकर टोटल आयन की संख्या को हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं? अब क्लियर हुआ? जी सर। अब यहाँ पर हमारी इस स्लाइड पे 3 नियम है। 3 नियम में कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। हाँ जी बताएं। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास आयन है, धनायन की एक लिस्ट है, ऋणायन की एक लिस्ट है। आप अपनी कॉपी में आज कोई सा भी धनायन ले लीजिए, कोई सा भी ऋणायन ले लीजिए और सूत्र बनाइए। सूत्र बनाना है। मैं अभी आपको दे रहा हूं एक सवाल, आप लोग उसमें से अणुसूत्र बना के दिखाएंगे मुझे। नियम ये था अणुसूत्र के लिए कि भाई आवेश का संतुलन होना चाहिए। जैसे अभी मैं आगे बात करूं तो इसमें कुछ और नियम है, जैसे यहाँ पर इसकी सहायता से हम इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास है, इधर देख लीजिए, 1 नंबर पे देख लीजिए, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव और Cl क्या है, नेगेटिव। तो प्लस कितना है, 1 है और माइनस भी 1 है।
तो 1 प्लस 1 माइनस मिल जाएंगे तो टोटल जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। हमारा काम खत्म हो गया। हमें पूरे मॉलिक्यूल पर टोटल चार्ज है वो 0 होना चाहिए। नियम ये है अगला। हाँ जी, हमारा अगला नियम ये है कि ये माइक बंद कर देंगे, बच्चे की आवाज आ रही है, वो माइक बंद कर दें। टोटल जो हमारे मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज है वो 0 होना चाहिए, हमारा नियम है। अगर एक धनायन है एक ऋणायन है तो एक से एक को आप जोड़ दीजिए, अपनी समस्या सॉल्व होगी। दूसरे में बात करते हैं तो H+1 है, S-2 है। H+1 है, S-2 है, तो क्या हो जाएगा? हमें हाइड्रोजन अब कितने लेने पड़ेंगे? दो हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे ना, तब जाके वो आवेश संतुलन होगा, टोटल चार्ज 0 होगा। S पर -2 है, H पर कितना है? प्लस। तो हाइड्रोजनों की संख्या हमें कितनी रखनी पड़ेगी? 2। तो सूत्र क्या हो गया? H2S, यानी 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर। हमें परमाणुओं की संख्या में कुछ भी गुणा करना पड़े, हमारे पास टोटल जो चार्ज है वो 0 होना चाहिए मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इन दोनों आयनों की बात करते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन की, तो धन आयन पर +1 है, ऋण आयन पर -2 है। जब दोनों को अगर हमें उदासीन करना है तो हमें हाइड्रोजन के साथ में 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 हाइड्रोजन ले लेंगे तो वो -2 को उदासीन कर देंगे और सूत्र बन जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक। उसके बाद बात करते हैं कार्बन। कार्बन के पास जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 4 +4, और Cl पर है -1। Cl पर चार्ज कितना है? -1। अब कैसे हम इसको उदासीन करें बताइए? कार्बन पर +4 है, Cl को Cl 4 पर कर देंगे। -1 है, तो Cl के साथ में हम 4 का हाँ 4 का मल्टीपल कर देंगे Cl के साथ में, यानी 4 परमाणु ले लेते हैं क्लोरीन के। तो फॉर्मूला क्या बना? CCl4, कार्बन टेट्रा, 4 को बोलते हैं टेट्रा, और Cl है क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद अब देखिए, अब हम बैलेंसी से इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सूत्र लिख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है आगे चल के। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कैल्शियम है वो +2 है, कैल्शियम +2 है, OH -1 है, तो 2 को तो भेज देंगे हम OH पर, और इसको मतलब आवेश को इधर उधर क्रॉस ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस। तो -1 को कहाँ ले आएंगे? कैल्शियम 3 पर -2 है, तो 2 आ जाएगा Na पर, 1 चला जाएगा CO3 पर। तो Na के कितने परमाणु हो गए? 2, और CO3 का कितना हो गया? 1। तो सूत्र हो गया Na2CO3। अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो तो बता देना, मैं स्लो कर लूँ। यहां तक की बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ जी, आगे चले। जी सर। उसके बाद बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं कि अमोनियम। तो NH4 पर जो चार्ज होता है वो होता है +1, धनायन पर जो चार्ज है वो +1, और SO4 पर माइनस चार्ज होता है -2। क्रॉस ट्रांसफर कर दीजिए तो अमोनियम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और सल्फेट हो जाएगा 1। तो सूत्र क्या बना? अमोनियम पर 2 यानी NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई? यस ओके। अब आप देख रहे हैं, कि किस पर कितना चार्ज है उसकी लिस्ट इसमें दे रखी है, और उसका नाम क्या लिखेंगे। जैसे Na पर हमेशा क्या रहेगा? +1, पोटेशियम पर क्या रहेगा? +1, सिल्वर पर +1, कॉपर है तो +1, मैग्नीशियम पर +2, कैल्शियम +2, ऐसे ही आयरन है वो +3, और नाम हो जाएगा उनका, जैसे +3 का नाम हो जाएगा फेरिक। इसी तरह से जो हम बात कर रहे थे, कुछ ऋणायन है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड है, O-2 है, इसमें गलत लिखा हुआ है, O2 नहीं है ये, O-2 है। इसी तरह से सल्फाइड है, S-2 है, नाइट्राइड है, ये N3 नहीं है, N-3 है। तो ये किताब में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये चीज कंप्यूटर से ठीक से नहीं आ पाती ये चीजें राइटिंग में, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है।
तो ये हो गए ऋणायन, इधर वाले हो गए धनायन। और देखिए जैसे अमोनियम है, ये धनायन है, OH है, उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। इसी तरह से नाइट्रेट, ये भी गलत लिखा है। नाइट्रेट में क्या होता है, NO3 माइनस, NO3 माइनस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हुआ है, सही है, HCO3 माइनस। ऐसे ही कार्बोनेट लिखा हुआ है CO3 माइनस 2। इसी तरह से सल्फाइड सही है, SO3 माइनस 2। सल्फेट सही है, SO4 माइनस 2। और फास्फेट भी सही है, SO4 माइनस 3 गलत है, फास्फेट में -3 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो धनायन और ऋणायन का नाम हम लिख सकते हैं। धनायन का नाम हम पहले लिखेंगे, ऋणायन का नाम हम बाद में लिखेंगे। सूत्र बना सकते हैं धनायन और ऋणायन की सहायता से। उस पर जो चार्ज है उसको क्रॉस ट्रांसफर कर दीजिए, जो ऊपर चार्ज आता है उसको उसके नीचे भेज दो, और जो धनायन का चार्ज है उस ऋणायन के नीचे भेज। बताएं। धनायन पर +1 रहता है और ऋणायन पर -2 है ना? धनायन पर तो क्या होता है, क्या बोला आपने? +1 नहीं होगा, जरूरी थोड़ी +1 हो, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। धनायन धनायन आप देख रहे हैं, +2 भी तो है, +3 भी तो है, जरूरी नहीं धनायन +1 हो। तो जिस पर पॉजिटिव होगा वो धनायन कहलाएगा, चाहे वो +1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। और जो नेगेटिव है वो भी सेम है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो इस लिस्ट में से आपको ये लिस्ट इसीलिए दी गई है क्योंकि इस लिस्ट में से आप क्या कर सकते हैं, इनके नाम देख सकते हैं, इन पर चार्ज कितना है वो देख सकते हैं, और जो मॉलिक्यूल बना सकते हैं और मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हैं। ये चीजें हमें करनी है। चार्ज आपको पता चल जाएगा, चार्ज पता चलेगा तो आप मॉलिक्यूल बना सकते हैं, मॉलिक्यूल आपने बना दिया तो उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो। सर 3 नेगेटिव बताया है, तो वो 3 नेगेटिव होगा या 2 नेगेटिव? किस पर? नाइट्रेट में। नाइट्रेट में NO3 माइनस है, नेगेटिव तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 है। NO3 नेगेटिव, NO3 बनाओ पहले, NO3 और उस पर चार्ज लगा दो नेगेटिव। ओके सर। ठीक है यहाँ तक? यस यस सर। आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमने देख लिए कि किस तरीके से धनायन और ऋणायन को जोड़ने पर हमारा अणु बन जाता है। धनायन ऋणायन को जोड़ने पर अणु क्यों बन जाता है भाई? धनायन ऋणायन में ऐसा क्या है कि अणु बना लेते हैं? तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि धनायन ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षण से ही बॉन्ड का निर्माण होता है। जितना प्रबलता से उसे आकर्षित करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो धनायन ऋणायन में आकर्षण होता है, आकर्षण से धनायन ऋणायन दोनों मिल जाते हैं। जब दोनों आयन मिल जाएंगे तो उसे हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। यौगिक बन गया, वो मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूल बन गया तो उसे क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड, आपने नाम सुना होगा। बॉन्ड है वो 3 तरह के हैं मुख्यतः। एक तो होता है सहसंयोजक बॉन्ड, जिसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। तो ये 3 तरह के बॉन्ड हैं इसके अंदर। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो उसका निर्माण कैसे हुआ है मैं इसको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। आयनिक बॉन्ड ऐसे बनता है कि धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होता है? प्रबल आकर्षण, तो एक दूसरे से वो बंध जाते हैं। जब परमाणु एक दूसरे से बंध जाए तो उसी को हम क्या कह देते हैं? बॉन्ड कह देते हैं। तो इनके मध्य में जो धनायन ऋणायन के मध्य में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड, और बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बना है वो आयनिक मॉलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड होगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? और सर कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो साझे से, शेयरिंग से बनता है। जब 2 परमाणु, वो ये बना आयनों के मध्य में, वो बनता है एटम्स के बीच में बनता है। जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का जब साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तब जो बॉन्ड बनेगा
वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा समान के बीच में बनता है और आयनिक बॉन्ड हमेशा अपोजिट के बीच में बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमेशा समान परमाणुओं के मध्य में बनता है या समान गुण वाले परमाणुओं के मध्य में बनता है, जबकि आयनिक बॉन्ड है वो अपोजिट नेचर वाले आयंस के बीच में बनता है। ठीक है यहाँ तक? ओके सर। उसके बाद है नेक्स्ट ये और कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके नाम है, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र है नमक का। सोडियम क्लोराइड बना कैसे? Na पॉजिटिव C नेगेटिव जो अगर जोड़ेंगे तो NaCl बन जाएगा और इसका सामान्य नाम है नमक। वैज्ञानिक नाम है जिसको हम IUPAC नाम भी कहते हैं, वो है अमोनियम सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। ये कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं जो डेली लाइफ के काम में आने वाले यौगिक हैं और आपको पता होने चाहिए कि इनके सूत्र क्या है। जैसे नमक का सूत्र हमने पूछा तो आपको पता होना चाहिए NaCl है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, CO2 सूत्र है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम तेजाब कहते हैं। तेजाब जो आप कॉमन नाम सुना है, उसका जो सूत्र है वो है H2SO4 और इसका वैज्ञानिक नाम है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का कोई सामान्य नाम नहीं है, इसको नाइट्रिक अम्ल किसी नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर कहते हैं। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे चूने का पानी कहते हैं। ये 2 बार रिपीट हुआ है, चूने का पानी। उसके बाद चीनी है, शक्कर, जिसको आप चीनी घर में यूज करते हैं, उसका सूत्र है C12H22O11। इसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा, यह पानी में डाली जाती थी पानी के बैक्टीरिया को किल करने के लिए, लाल दवा के नाम से जानी जाती थी। पहले ज्यादा यूज होती थी, अब नहीं इतनी यूज होती। तो लाल दवा का सूत्र है KMnO4, नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट, इसको धावन सोडा कहते हैं, धोने वाला। हाँ जी सर, ये लाल दवा किस टाइप के पानी में डाली जाती है? ये कुएं का जब पानी पिया जाता था उस समय नारू रोग चला था। नारू वो ऐसा धागा जैसा होता था, स्किन के नीचे अंदर अंदर ऐसे फंसता जाता था, आगे बढ़ता जाता था और पेन करता था काफी। ये रोग फैला था, जैसे अभी ये कोरोना फैला, ऐसे नारू एक रोग फैला था। तो वो नारू रोग था, वो पानी में पाए जाने वाले एक साइक्लोप्स जो लार्वा होता था उसकी वजह से फैलता था। तो गवर्नमेंट ने इसकी रोकथाम के लिए क्या किया, कुएं के जो पानी थे, तालाब के जो पानी थे, जिनको पीने के लिए यूज में लेते थे पहले, उसमें ये डाल देते थे लाल दवा। तो वो मर जाते थे, जो ऐसे छोटे मोटे कीड़े या जो बैक्टीरिया वगैरह वो किल हो जाते थे। तो पानी पीने के बाद हमें कोई रोग नहीं होता था। तो पहले इसका यूज होता था। अब तो पानी है वो ऐसा हो गया, पैक हो गया है, हम समर के द्वारा इसके द्वारा यूज करते हैं। पहले पानी खुला होता था, तो खुले पानी में छोटे कीट या सूक्ष्म जीव विकसित हो जाते थे, उनको नष्ट करने के लिए लाल दवा का उपयोग किया जाता था। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा कहते हैं। पहले ये सोडा कपड़े धोने के काम आता था, इसलिए इसको धावन सोडा कहते हैं। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है वो खाने का चूना है, खाने का सोडा। देखिए आप कई बार वो बेकिंग पाउडर लाते हो, कई बार इडली है या फिर कुछ ऐसी चीजें बाटी वगैरह बनाते हो, तो उसमें हम लोग कुछ उसको फुलाने के लिए एक सोडा डालते हैं। वो सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने के सोडा के नाम से यानी बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा। और इसका यूज साबुन बनाने में किया जाता है। कास्टिक सोडा का यूज साबुन, जो आप जानते हैं सोप होता है, उसको हम फैटी एसिड यानी कि जो तेल वसा वाले जो तेल है उसके साथ में मिलाकर कास्टिक सोडा को हम साबुन बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कुछ सामान्य नाम और कुछ यौगिकों के सूत्र। एक चीज और मैं कह रहा था, इनो आपने देखा है? इनो इनो जो होता है वो भी यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी खाने का सोडा होता है। इनो की जो बोतल आती है उसके अंदर जो चीनी जैसा या बूरे जैसा जो पदार्थ भरा रहता है
वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह एसिडिटी को तो कम एक करता तरीके है। का सोडा ही होता है जो इनो होता है। हाँ जी, सोडा एक तरीके का नहीं, प्योर सोडा है, कुछ भी नहीं है उसमें, सोडा ही होता है। आपको इनो का नाम रख के दे दिया जाता है। उसमें कुछ फ्लेवर मिला दिए जाते हैं, नींबू है या ऑरेंज है, कुछ ऐसा फ्लेवर मिला के आपको सोडा ही दे दिया जाता है। और वो सोडा है तो वो सर उसे एसिडिटी को। हाँ जी बता। तो सर उसे सोडा का नाम क्यों नहीं दिया, इनो नाम बदल के क्यों वो सेल करते हैं फिर उसे? वो कंपनी वाले हैं, उसका नाम इनो रखें या मीनो रखें, कुछ भी रख सकते हैं, वो कंपनी वाला इशू है। बाकी उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो प्लस के नाम से भी आता, बहुत सारे नाम, जो कंपनी बनाएगी वो अपना नाम रखेगी। तो सर हमें देखना होता है, इनो नहीं पढ़ना, उसका कंटेंट देखना होता है, किस इनो के अंदर क्या पदार्थ है। पदार्थ अलग लिखा रहता है उस कागज पे। ठीक है जी। सर बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर है वो यही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही होता है? एक ही चीज तीनों होती चीज है। एक ही होती है। तो सर मार्केट में तो अलग अलग मिलता है, वो अलग अलग बताते हैं उसे। कौन बताता है, क्या क्या बताते हैं, बताइए कौन कौन सी अलग अलग चीजें बताई, सर किसने जैसे बताई कई बताओ। कई चीजें होती है जिसमें बेकिंग सोडा डलता है, कुछ में ये बोलते हैं कि बेकिंग पाउडर डाला जाता है। सोडा एंड बेकिंग पाउडर अलग अलग मेंशन किया जाता है। नहीं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो मेंशन तो अलग होगा। उसके अंदर आपने कभी केमिकल पढ़े हैं कि इसमें बेकिंग सोडा में क्या केमिकल है और बेकिंग पाउडर में क्या केमिकल है? नहीं सर, केमिकल तो नहीं पड़े, बट जब शेफ मेंशन करते हैं, बोलते हैं आप इसमें यही डालिए नहीं तो ऐसा रिएक्शन होगा या फिर ये टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अलग अलग मेंशन करते हैं, पाउडर नहीं सोडा यूज करना है, इस टाइप से मेंशन किए जाते हैं बेटा उसमें। अब कभी लाओ तो उसका कंटेंट देखना, उसके बाद मुझे बताना कि साहब बेकिंग सोडा का कंटेंट ये था और बेकिंग पाउडर का कंटेंट ये था, तब जाके अलग कह सकते हैं। अगर सर दोनों का कंटेंट इसका एक ही होता है। ओके जब सर। कंटेंट एक ही होता है तो पदार्थ अलग कैसे हो जाएगा फिर, और करेक्टर अलग तो कैसे सर हो जाएंगे? इनो का भी एक ही हो रहा हाँ जी। है। इनो, बेकिंग पाउडर और सोडा तीनों का एक ही है ना? हाँ जी, एक ही कंटेंट एक होता ही है। होता हाँ हाँ जी, तो सर लेकिन एसिडिटी के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? एसिडिटी के लिए कुछ भी नहीं करना, इन तीनों में से कुछ भी करना है। हाँ सर, इन तीनों में से ही बता रही हूँ सर, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जैसे जी, हाँ सर जी, इनो नहीं है घर में बिल्कुल। तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ सर बिल्कुल जब कर सकते हैं। मार्केट में हम पानी लोग जाते हैं सर जब दुकान पे जाते हैं तो या तो बेकिंग पाउडर मांगे या बेकिंग सोडा मांगे तो एक ही चीज देते हैं, बेकिंग पाउडर ही बेकिंग सोडा होता है। हाँ, ये कंफ्यूजन पता नहीं इन लोगों को कहाँ से क्रिएट हुआ है। खैर जो भी रहा हो, आपको जब ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप सीधे कंटेंट पे जाइएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा सर ये देखिए डिफरेंस है, तब जाके तो मैं एग्री कर सकता हूँ। किसी के कहने से चीजें नहीं बदलती। दुकान वाला कह देगा साहब ये अलग है वो अलग है, तो उसके कहने से तो नहीं मान सकते। हाँ, वो अगर देता है और लिख के देता है कि देखो इसका नाम ये है, बेकिंग पाउडर का बेकिंग सोडा का ये है, तब जाके हम उसको देखेंगे कि क्या उन्होंने आपको दिया है उसके रूप में। एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कंपनी बेकिंग सोडा को बना रही है, तो वो अपनी कोई उसमें जैसे उसको कोई अलग प्रॉपर्टी देनी है, जैसे मान लीजिए उसको फ्लेवर ही देना है नींबू का, तो उसने उसमें फ्लेवर मिलाया तो उसने नाम इनो रखा। ऐसे ही कोई और कंपनी हो सकता है कि खाने के लिए बेकिंग सोडा को बना रही हो लेकिन उसमें कुछ ऐड कर रही हो, तो हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी बदल जाए, क्योंकि वो फिर एक मिक्सर हुआ। तो वो मिक्सर कोई आता हो, उसको कोई दुकान वाला कहता हो कि सर ये तो बेकिंग पाउडर है, और अगर प्योर होता तो वो कहता है ये बेकिंग सोडा है, तो वो दुकान वाले का मिसकॉन्सेप्ट हो सकता है, वो नहीं उस चीज को समझ रहा होगा। आप देखिए अगर वो मिक्सर है तो उस पर दोनों कंटेंट लिखे होंगे, प्लस उस पर लिखा होगा बेकिंग पाउडर, तो ये आपका हो ही गया बेकिंग सोडा Na2CO3, प्लस उसमें जो ऐड होगा वो भी लिखा होगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है। लेकिन अगर प्योर बेकिंग सोडा है या वो बेकिंग पाउडर है, तब तो जाके उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बेकिंग सोडा नाम लेके आप डालोगे तो उसका अलग टेस्ट आएगा, बेकिंग पाउडर नाम लेके डालोगे तो अलग टेस्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे कि साहब इनो में तो अलग टेस्ट आता है बेकिंग सोडा का, और अगर आपने वैसे घोल लिया और पी लिया तो उल्टी भी आ सकती है। तो वो प्रॉपर्टी तो बदली क्योंकि उसमें उसमें कुछ ऐड किया इनो वालों ने, लेकिन जो फंक्शन करता है ना बॉडी के अंदर, एसिडिटी को जो खत्म करता है, वो होता है बेकिंग सोडा। खत्म वो ही करेगा। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी। सर जैसे कि कोई चीज बनाते हैं हम लोग, तो जैसे हल्दी है और थोड़ा सा भी खाना सोडा ज्यादा डल जाता है तो वो रेड क्यों हो जाता है? क्योंकि हल्दी उसके साथ में रिएक्शन करती है। हल्दी रिएक्शन करती है, आपने देखा होगा हल्दी के साथ में अगर साबुन से धो लो तो रेड हो जाता है।
यस सर। हल्दी के कपड़ों को साबुन से धो लो तो रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसमें सोडियम होता है। साबुन किससे बना है? कास्टिक सोडा से। कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम। तो जब सोडियम हल्दी से रिएक्शन करता है, नया कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ओके सर। ठीक है, तो हमें उसकी मात्रा लिमिट में ही डालनी होती है। दरअसल उसको बहुत ज्यादा नहीं मिलाना होता है। कुछ प्रॉपर्टीज, खासकर किसी चीज को स्पंज बनाने के लिए, उसको फुलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और उसमें यूज नहीं है कुछ ज्यादा। ठीक है जी, आगे चलें। या कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक। हमने अभी देखो क्या पढ़ा, हमने परमाणु पढ़ा और अणु पढ़ा, और दोनों के सिंबल पढ़े, प्रतीक पढ़े, जिनको हम अणु सूत्र कह रहे थे या परमाणु के प्रतीक कह रहे थे। परमाणु का तो प्रतीक कह देते हैं और अणु का कहते हैं अणु सूत्र। तो हमने दोनों को सिंबल देख लीजिए कैसे हम लिखेंगे। अब हम आगे चल रहे हैं। हमने परमाणु देख लिया, अणु देख लिया। अब बात करते हैं हम, ये दोनों अणु है, परमाणु है, क्रिया कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया। मैं डेफिनेशन आपके सामने शो कर रहा हूं। विभिन्न कारकों द्वारा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन आपको मिलेगी नहीं किसी किताब में, ये और समझ लो, क्योंकि हमने किताब से कुछ लिया नहीं, हमें जरूरत नहीं है किताब की। हम तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, और रासायनिक अभिक्रिया हम डेली लाइफ में डेली देखते हैं। और वो होता है भी यही है कि एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया, नहीं हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए रासायनिक अभिक्रिया का, उसमें जो एक पदार्थ होगा, चाहे वो किसी कारण दूसरे पदार्थ में बदल रहा है। जैसे आपने दूध में चाय पत्ती डाल दी तो वो नया पदार्थ बन गया, क्या बन गई? चाय बन गई, तो होगी